24,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये एक कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो बलिदान और रेगिस्तान की उस कभी ना टूटने वाली हिम्मत से भरी हुई है। और ये शब्द उस नंबर को एक बहुत ही खौफनाक मतलब देते हैं। सोचिए, 24,000 औरतों के आत्म बलिदान के बाद 3,800 मर्द अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जैसलमेर के इतिहास की। हाँ, वही शहर जो अपनी शानदार हवेलियों और उस सुनहरे किले के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी नींव एक बहुत दुखद बलिदान पे रखी गई है। ये जो नंबर हमने अभी देखे ना, वो जैसलमेर के उस रेगिस्तानी किले के इतिहास की एक दिल दहला देने वाली घटना का क्लाइमैक्स थे। बात है साल 1294 की। एक ऐसा वक्त जब किले की दीवारें एक ऐसी त्रासदी की गवाह बनी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हुआ क्या था, ये समझने के लिए हमें दो शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, जौहर और साका। जौहर मतलब सम्मान बचाने के लिए औरतों का एक साथ आग में कूद जाना, और साका मतलब मर्दों का ये फैसला कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दौर की कड़वी सच्चाई और उसूलों की निशानी है। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? ऐसी क्या वजह थी कि इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा? चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, उस एक घटना पर जिसने दिल्ली के ताकतवर सुल्तान को सीधी चुनौती दे डाली थी। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। भाटी राजकुमारों ने उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के खजाने को लूट लिया था। मतलब सीधा सीधा उसकी सत्ता को चैलेंज। जाहिर है सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर था, और इसका नतीजा एक लंबा और बहुत ही भयानक युद्ध। पर ये भाटी थे कौन और इनका राज, रेगिस्तान के बीच में ये राज्य इतना जरूरी क्यों था कि दिल्ली के सुल्तान को खुद इसमें दिलचस्पी लेनी पड़ी? आइए थोड़ा जानते हैं रेगिस्तान के इस किंगडम के बारे में। तो ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि भाटी वंश का इतिहास असल में लड़ने और टिके रहने की कहानी है। उन्हें बार बार धकेला गया, वे गिरे, लेकिन हर बार और ज्यादा मजबूती से वापस खड़े हुए। और जैसलमेर उनकी इसी जबरदस्त विल पावर का सबसे बड़ा सबूत था। तो जैसलमेर सिर्फ एक दूर रेगिस्तान का किला नहीं था, नहीं, ये समझिए कि उस जमाने का एक बहुत जरूरी ट्रेड रूट था जो भारत को सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। मतलब एक ऐसा कमर्शियल हब जहां से गुजरने वाले हर कारवां से राज्य की जबरदस्त कमाई होती थी। और जाहिर है इतने बड़े खजाने के लिए तो लड़ाई होनी ही थी। और लड़ाई शुरू हुई। सुल्तान का ऑर्डर मिलते ही उसकी सेना ने जैसलमेर को चारों तरफ से घेर लिया। और ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी, ये एक लंबी घेराबंदी थी। एक ऐसी घेराबंदी जिसने सब्र का हर इम्तिहान लिया और जो पूरे 8 साल तक चली। यहाँ दोनों तरफ की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे भाटी जो अपने कम रिसोर्स को बड़ी समझदारी से इस्तेमाल कर रहे थे, गुरिल्ला हमले, सप्लाई लाइंस काटना, और दूसरी तरफ थी खिलजी की भारी भरकम सेना जो बस एक ही काम कर रही थी, इंतजार। इस बात का इंतजार कि कब किले के अंदर का खाना पानी खत्म होगा। और फिर घेराबंदी के कई साल बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। राजा जैतसी की मौत हो गई। अब सोचिए उनके बेटे मूलराज को विरासत में क्या मिला? एक ऐसा किला जो भूखमरी की कगार पर था, जो अपनी ही दीवारों में कैद था और जो धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। और फिर वो दिन आ गया, लगभग 8 साल बाद, जब गोला बारूद खत्म हो गया, अनाज का एक दाना नहीं बचा और उम्मीद की कोई किरण नहीं बची। तब वो फैसला लिया गया, जौहर की रस्म निभाई गई, और फिर साका के लिए किले के दरवाजे खोल दिए गए। इस तबाही के बाद जैसलमेर की कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असल में कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। चलिए देखते हैं कि कैसे इस शहर ने राख से दोबारा जन्म लिया। तो साका के बाद खिलजी की सेना 2 साल तक किले में रही और फिर उसे वीरान छोड़कर चली गई। दरवाजे तक उखाड़ लिए गए। सोचिए उस सन्नाटे को, एक वीरान टूटा फूटा किला जहां सिर्फ खामोशी गूंज रही थी।
ऐसा लगा कि ये जगह अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन इसकी कहानी तो अभी शुरू होनी थी। तो हुआ ये कि कुछ समय बाद भाटी शासक वापस लौटे और उन्होंने अपनी राजधानी को फिर से बसाया। और फिर आया साल 1570, जब मुगलों के साथ एक समझौता हुआ। इस एक पॉलिटिकल मूव ने सब कुछ बदल दिया। लड़ाइयां खत्म हो गई और इस शांति के माहौल में व्यापार और पैसा दोनों बढ़ने लगे। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। जो नया पैसा आया उसे सेना या हथियारों पर खर्च नहीं किया गया, नहीं, उसे खर्च किया गया कला पर। शहर के अमीर व्यापारियों ने अपने पैसे से पत्थर को तराशना शुरू किया और जैसलमेर को एक जीती जागती आर्ट गैलरी में बदल दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पटवों की हवेली। ये असल में एक हवेली नहीं, बल्कि 5 आलीशान हवेलियों का एक पूरा क्लस्टर है। और इसकी कारीगरी, इसकी जाली का काम इतना महीन है कि आपको लगेगा पत्थर नहीं, बल्कि किसी ने कपड़े पर नक्काशी कर दी हो। फिर आती है सालिम सिंह की हवेली। इसका डिजाइन तो और भी कमाल का है। ऊपर की मंजिलें नीचे की मंजिलों से ज्यादा चौड़ी हैं और बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जिससे ये बिल्कुल एक जहाज जैसी दिखती है। मतलब क्या कमाल की सोच रही होगी। और फिर है नथमल की हवेली। इसकी कहानी तो बड़ी ही दिलचस्प है। इसे 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। एक ने हवेली का दायां हिस्सा बनाया और दूसरे ने बायां। और नतीजा, एक ऐसी इमारत जो देखने में तो एकदम सिमेट्रिकल लगती है, पर जब आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों हिस्सों में छोटे छोटे फर्क नजर आते हैं। कमाल है ना? और ये बात बिल्कुल सही है कि जैसलमेर की हवेलियों में पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, वो एक कैनवस है। एक कैनवस जिस पर यहाँ के लोगों ने अपनी कहानियां लिखी, अपने सपने उकेरे और एक ऐसा शहर बना दिया जहाँ हर दीवार, हर झरोखा आर्ट का एक पीस है। तो आखिर में जैसलमेर की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी शहर की असली पहचान क्या होती है? वो लड़ाइयाँ जो उसने हारी, या वो खूबसूरती जो उसने उस हार की राख से बनाई? शायद जैसलमेर का हर एक पत्थर इसी सवाल का जवाब है।